हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली, जहां पर कईयों का ग्लोरी और क्रेव दोनों दफन हुआ। दिल्ली को शहरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर कब्जा करने के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा रही। सब चाहते थे कि दिल्ली पर कब्जा हो जाए। दिल्ली सबके आकर्षण का केंद्र था। सब दिल्ली पर कब्जा क्यों करना चाह रहा था? क्योंकि दिल्ली पूर्व से ही राजधानी रही थी, व्यापार का केंद्र था, संपन्नता और शक्ति की केंद्र थी दिल्ली। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे 5 वंश का। ये वंश है ममलूक वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी। इसको हम याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, गुलाब खिला तुम सूंघ लो। तो इससे हो जाएगा गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ममलूक वंश का डायनेस्टी का जो शासन हुआ 1206 से 1290, खलजी वंश का 1290 से 1320, तुगलक वंश का 1320 से 1414, सैयद वंश का 1414 से 1451 और लोदी का 1451 से 1526। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टोटल 320 साल का इतिहास इसमें हम पढ़ेंगे और फिर हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। ऐसा नहीं है जो मोहम्मद गोरी 1192 ही में या 1191 ही में भारत पर आक्रमण किया था। इससे पहले वो 1191 और 92 से पहले कई भाग को जीत चुका था और कई भाग को जीत करके छिटपुट वो अपना शासन कर रहा था। तो उसका मनोबल बढ़ गया। तो इस तरह से जो 1191 में 1191 में वो हमला करता है और हमला करने के साथ क्या होता है कि हार जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो राजपूत राजा हैं पृथ्वीराज चौहान की मदद करते हैं और इस तरह से वो मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है। तो सबके मन में था कि दिल्ली पर कब्जा करें। जो अफगान से लोग आए थे या तुर्की से आक्रमण में हम देख सकते हैं, दिल्ली सबके आकर्षण का केंद्र था। सब दिल्ली पर कब्जा करना चाह रहे थे, क्योंकि दिल्ली पूर्व से ही राजधानी रही थी, व्यापार का केंद्र था, संपन्नता और शक्ति का केंद्र था दिल्ली। तो मोहम्मद गोरी जो 1100, वो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। इससे पहले भी गोरी भारत पर आक्रमण कई बार कर चुका था। 1175 में मुल्तान पर उसने आक्रमण किया था। फिर इसके बाद से हम देख सकते हैं बहुत निर्णायक हुआ भारत में जो सल्तनत है मुस्लिम शासन की स्थापना का। 1192 में पृथ्वीराज चौहान के पराजय के साथ ही मुस्लिम का आधिपत्य हुआ, मुस्लिम शासन, मुस्लिम रूल सब यहाँ शुरू हुआ। तो 1191 में जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है तो पराजित हो जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के को और दूसरे राजा सब भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन 1192 में वो फिर आता है और इस तरह होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें जयचंद के मदद से पृथ्वीराज चौहान को हराया गया। किसके द्वारा? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा। और फिर जो मोहम्मद गोरी है अपने एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसको अपना प्रतिनिधि के रूप में सत्ता सौंप करके चला जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम, जो लाख बख्श के भी नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने शासन की, और सही मायने में तो गुलाम वंश के शासन की नींव उसने डाली। दिल्ली सल्तनत का भी नींव हम कह सकते हैं कि उसने डाला। तो पराजय के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई और दिल्ली सल्तनत का नींव डालने वाला तुर्कों ने अजमेर और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद गोरी गौड़ को लौट गया और अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने प्रतिनिधि के तौर पर शासक नियुक्त किया। 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखर सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। तब औपचारिक रूप से वो शासक बन गया और 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। तो मोहम्मद गोरी ने कई ऐतिहासिक स्मारक बनाए, जिसको देखने के लिए आज भी दुनिया भर से लोग आते हैं। तो संपन्नता और शक्ति की केंद्र जो दिल्ली थी, उसमें शासन हो गया गुलाम वंश का। और चूंकि वो स्वयं एक गुलाम रह चुका था तो थोड़ा सा उसमें दया की भी भावना थी, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। तो मोहम्मद गोरी जब जीत करके आता था तो बहुत जलसा देता था लोगों को, अपने प्रजा को कुछ उपहार सब भी देता था। इसीलिए उसका
उसको लाख बख्श या लख बख्श के नाम से भी प्रसिद्धि मिली। उसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया और उसको पूरा किया था उसके दामाद इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, प्रारंभ किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और उसमें अलाई दरवाज़ा लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक भाग जब बिजली के कड़कने से, बिजली के गिरने से ध्वस्त हो जाता है तो उसका रिपेयरिंग करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन का बेटा नहीं था, उसका वो दामाद था। तो इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन का दामाद था, वो बैदौन का सूबेदार था। उसको आमंत्रित किया गया कि आप जो आराम शाह को पराजित करके और वो मतलब आप सुल्तान बनिए, उसको हराइए, लड़ाई कीजिए उससे। तो जो एक्चुअली में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था आराम शाह, वो मतलब आया, सत्तासीन हुआ, लेकिन वो बहुत माने अयोग्य था, ठीक से शासन नहीं कर सकता था। तो उसी के लिए जो नोबुल सब थे, दरबारी लोग थे, वो उससे खुश नहीं थे। और उसने इल्तुतमिश जो दामाद था कुतुबुद्दीन का और बैदौन का सूबेदार था, उसको आमंत्रित किया। तो उसने जो आराम शाह को पराजित कर दिया और आराम शाह को पराजित करके वह सुल्तान बना। तो हम देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में कई स्मारक सब बने रहा है। दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ये सब प्रसिद्ध स्मारक है और काफ़ी खुशहाली से इनका राज्य चल रहा था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का पोलो खेलते समय मृत्यु हो जाता है और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, क्योंकि उसका जो बेटा था आराम शाह, उसको नोबुल के द्वारा पसंद नहीं किया जाता था, या यूँ कह सकते पसंद नहीं किया गया। तो उसके बाद इल्तुतमिश को सही मायने में दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ करने वाला शासक कहते हैं, क्योंकि नींव डाला कौन? तो नींव डाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने और फिर उसको पोसा पाला और विकसित किया पूरा जो दिल्ली सल्तनत को इल्तुतमिश ने। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया, क्योंकि मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से वो अपनी राजधानी बनाया था। तो वो क्या किया, फिर इसको लाहौर से दिल्ली अपना राजधानी को ले आया। तो इल्तुतमिश को सही मायने में दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ करने वाला शासक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया। फिर चंगेज खान को रोकने में वो कामयाब रहा। आक्रमण में वह विश्वास नहीं करता था, लेकिन सुरक्षा में कोई ढील नहीं। प्रजा के भलाई के लिए उसने ढेर सारे काम किए। उसके कोर्ट में 40 मंत्री बैठते थे। ये 40 गुलाम के नाम से प्रसिद्ध थे, या और जिनकी तुलना हम आज के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कर सकते हैं। 40 इनका यह मंत्री था। तो सैनिकों को उनके रैंक के अनुसार से इल्तुतमिश दरमाहा सब देता था। और वो उसने देखा कि उसका बेटा सब योगी नहीं है, तो उसने अपने बेटी को ऑप्ट किया कि उसके बाद वही गद्दी पर बैठे। तो इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी और कहा जाता है दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी जिसने सिर्फ 4 साल शासन चलाया। और मुस्लिम सबको ये सब बर्दाश्त नहीं था। जो नोबेल थे या उसके दरबारी लोग थे, उसका था कि भाई कोई योग्य शासक नहीं बैठे, कठपुतली शासक बैठे। और महिला को धार्मिक कारण से भी वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो बहुत ही कुशल प्रशासक थी। लेकिन उसको षड्यंत्र करके, उसको एक हिसाब से कहिए षड्यंत्र से, लेकिन जो आधिकारिक जो टिप्पणी है और जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वो लड़ाई में मारी गई थी। और लड़ाई में भी क्या मारी गई थी, लड़ाई करके जब वो हारने लगी तो बड़ा कूटनीति का परिचय दे करके उसने जो विजयी हो रहा था उसको ऑफर दिया शादी करने का। और जब शादी करके लौट रही थी तो कुछ हरियाणा के जो डाकू लोग थे उसको नहीं पहचान पाई कि ये सुल्ताना है, शासक हैं, उसको हत्या कर दिया गया। तो इस तरह से उनकी हत्या हो गई, बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई। इसके बाद उसका भाई मोइनुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा। इसके बाद दिल्ली की गद्दी अस्थिर रही। फिर 1266 में दिल्ली की गद्दी पर एक खतरनाक सुल्तान गद्दी पर बैठा जिसका नाम था घियासुद्दीन बलबन। उसको आमंत्रित किया लोग कि भाई ठीक से नहीं चला रहा है, आप आइए। तो उसमें वो बलबन का नाम था,
बहुत खतरनाक शासक के रूप में उसका नाम लिया जाता है। हर एक राज्य में उसने जासूस को नियुक्त कर दिया, उसने एक शक्तिशाली सेना का भी संगठन किया और अपने को वो अल्लाह का छाया यानी कि जिल्ले इलाही कहता था, अपने आप को भगवान मानता था। और ऐसा कहा जाता है कि उसके मन में ये भावना थी कि कहीं कोई उसका कुल वंश नहीं पूछ ले, कैसे परिवार से आते हैं, इसको लेकर के उस पर उंगली न उठाया जाए। तो अपने आप को वो जिल्ले इलाही कहता था और कहता था कि झुक करके सजदा करे, उसको वो सलाम करे और पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करे। इस तरह से वो शासन चलाता था। विरोधियों को मौत के घाट उतारने के लिए वो कुख्यात था, पर मंगोल को भारत में आने से वो नहीं रोक सका। 1287 में मंगोल चढ़ आया और बलबन की मृत्यु के बाद उसका पोता, जिसकी उम्र मात्र 17 साल की थी, मोइनुद्दीन कैकाबाद, वो गद्दी पर बैठता है और उसके गद्दी पर बैठने के बाद फिर वो अपन शासन चलाता है। लेकिन मतलब वो बहुत कमज़ोर था और कायर था। तो फिर 1200 जो कमज़ोर और कायर था, तो 1290 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? तो फिरोज खिलजी के द्वारा। तो जो कि ताकतवर, आतंक उत्पन्न करने वाला और क्रूर शासक था। तो खिलजी वंश का संस्थापक बना फिरोज खिलजी, और इसकी हत्या इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। और फिर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी बैठा। उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़ आदि के उत्तर में और देवगिरी, वारंगल, मदुरै और दूसरे बहुत सारे क्षेत्र को दक्षिण में जीता। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या का आरोप मालिक कफूर पर है, पर कुछ इतिहासकार के अनुसार उसका देहांत एक रहस्यमय बीमारी से हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी होमोसेक्सुअल था और उसको होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप मालिक कफूर के साथ था, जो कि उसका एक गुलाम भी था। और तब अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद 6 साल का उसका बेटा सियाउद्दीन उमर को सुल्तान बनाया गया। और इस तरह से जो पूरा राज्य का जो बागडोर था किसके हाथ में था? तो मलिक कफूर के हाथ में होगा। नेचुरल है कि जब छोटा सा 6 साल के बच्चा को शासक बनाइएगा तो थोड़े समझेगा बहुत सारा चीज़। तो शासन कौन करेगा? तो उसका संरक्षक तो वो है, वही करेगा। तो वही मलिक कफूर ही शासन करता था। तो उसके मौत के बाद, अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद 6 साल के बेटे सियाउद्दीन उमर को सुल्तान बनाया गया और राज्य का देखभाल मलिक कफूर ही करता था। इस तरह सियासत की असली ताकत मालिक काफूर के पास ही थी। मालिक काफूर की हत्या करके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह अय्याश नशेरी था। वह लड़कियों की तरह तैयार होकर के वो कभी नग्न अवस्था में दरबार में घूमता था। 1330 ईस्वी में अपने जनरल के हाथों मारा गया। 1320 से 1414 तक तुगलक सल्तनत फिर सत्ता में मैंने रहा। तो तुगलक सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक इसके बड़ा प्रसिद्ध शासक हुए, या मतलब बदनाम शासक भी कह लीजिए। दिल्ली से राजधानी, मतलब यहाँ जो मोहम्मद बिन तुगलक हुए, जो बहुत ही मतलब टैलेंटेड थे, लेकिन उनको बड़ा बदनामी मिली। उनको सनकी शासक भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि आज भी जो कोई ऐसा फरमान जारी करता है जो पागल भरा हो कोई शासक, या तो तुगलक ही फरमान उसको कहते हैं। तो बड़ा बदनामी इसने झेला। और जब तुगलक सल्तनत की शुरुआत हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो भारत बहुत ही समृद्धि में था। मतलब दिल्ली सल्तनत बहुत शबाब पर था, पूरा सारा चीज़ बहुत उन्नति पर था, धन संपत्ति सब चीज़ से। तो तुगलक सल्तनत प्रारंभ हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद लाया। सोने चांदी की जगह पीतल का सिक्का बनवाया। और पीतल का सिक्का का जब खूब प्रचलन हो गया, तो फिर उसने उसको बदलने की सलाह दी। और राजधानी को बदलने में भी बहुत सारा समय और पैसा का बर्बाद हुआ। और सोना चांदी के जगह जो पीतल का सिक्का बनवाया था वो भी असफल रहा था। तो तुगलक वंश, जिसका शासन 1320 से 25 सी तक रहा, तुगलक वंश का संस्थापक, मतलब 1320 से लेकर के 1414 तक था। लेकिन इसमें जो इसका संस्थापक था, तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक, वह सामान्य जगह से सीमांत के गवर्नर पद तक पहुंचने वाला व्यक्ति था।
महान योद्धा, कुशल प्रशासक, बेतरतीब और चित्राय सल्तनत को मतलब एक सूत्र में पिरोया, शांति स्थापित की, कानून व्यवस्था स्थापित की और अराजकता को समाप्त किया। दयालु था, टैक्स भी घटाया। इसके स्वागत में एक पंडाल बनाया गया, क्योंकि मतलब इस आदमी को जो कट्टर इस्लामी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि मतलब धार्मिक सहिष्णुता हो, सेकुलर शासन हो या कुछ हिंदू को रियायत दे, कुछ टैक्स घटे। लोगों के कल्याण में उनका विश्वास नहीं था, नोच खसोट में विश्वास था, अय्याशी में विश्वास था। तो उसके स्वागत में एक पंडाल बनाया गया, वह इसके ऊपर गिर गया और वह मारा गया। कहा जाता है जो षड्यंत्र था उसको मारने का, और इस तरह से उसकी हत्या की साजिश हुई। इसके बाद जूना खान गद्दी पर बैठा। इसकी समय अवधि है 1325 से 51। गद्दी पर बैठने के बाद अपना नाम बदल करके उसने मोहम्मद बिन तुगलक रखा। यही मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये टैलेंटेड था, लेकिन मतलब एक्सपेरिमेंट सब किया। लोग बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि एक्सपेरिमेंट कौन करेगा, जो मतलब टैलेंटेड होगा वही ना एक्सपेरिमेंट करेगा। तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेचारा, और इसी में उसकी मतलब वो सफल नहीं रहा। बहुत सारा खर्चा हुआ, पूरा जो इतना धन संपत्ति सब जो इकट्ठा हुआ था राज्य का, सब बर्बाद हो गया। और अंतिम समय में उसको भी एहसास हुआ कि वो एक सफल सुल्तान नहीं रहा था। इसलिए उसने कहा कि जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जो जनता से आज़ादी मिल गई। तो जूना खान गद्दी पर बैठता है। समयावधि मतलब ये जो इसका टोटल समयावधि की हम बात करें तो 1320 से लेकर के 1414 तक इसका शासन होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो असली नाम था वो जूना खान था, और गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपना नाम बदल करके मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया। 1325 से 51 तक शासन किया। इसके बाद फिर फिरोज तुगलक, फिर नसीरुद्दीन तुगलक, और फिर दौलत खान और इसके अमीर ये सब को राज माने लाइक नहीं करते थे। उसने जो मतलब ये आमंत्रित किया कि भाई आइए, खिजरा खान को, और सैयद सल्तनत की नींव पड़ी। दौलत खान और कई अमीर राज करने लगे इस पर, और मैंने शासन अस्त व्यस्त रहा और स्थिर रहा। तो फिर सैयद सल्तनत आता है 1414 में सत्ता में, और इसका संस्थापक सैयद खिजरा खान था जो दिल्ली पर आक्रमण किया, और फिर दौलत खान को हरा करके सैयद डायनेस्टी की नींव रखी। तो हम इसमें याद रखेंगे कि मतलब जो इस वंश का संस्थापक, डायनेस्टी का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। उसकी हत्या की साजिश की गई, उसके शरीर पर पंडाल गिर गया। इसके बाद जूना खान गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठने पर अपना नाम रख लिया मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसके बाद फिर फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा, फिर नसीरुद्दीन तुगलक, फिर दौलत खान, और कई सारे जो अमीर लोग हैं। राज्य कई टुकड़ों में विभक्त हो गया था। तो उसके बाद सैयद वंश का शासन प्रारंभ होता है, सैयद सल्तनत, जिसको हम सैयद डायनेस्टी के नाम से अंग्रेजी में कहते हैं। तो 1414 ईस्वी में 1414 में सैयद खिजरा खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दौलत खान को हराकर सैयद डायनेस्टी की नींव रखी। इसमें वंश में 4 शासक हुए। 1414 से CE से लेकर के 1451 तक इनका शासन रहा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिरोज शाह तुगलक एक काबिल सुल्तान था। इसके बाद तिमूर का दिल्ली पर कब्जा हुआ। लूटपाट, हत्या, अगजनी, बलात्कार, यह सब दिल्ली के शासन ये सब को करके पूरा लूट अस्त व्यस्त बर्बाद करके, क्रूरता बरत करके जो तैमूर था वो अपने गवर्नर खिजरे खान को सत्ता सौंप देता है। उसके हाथ में राज्य का भार दे करके अपने वहाँ से लौट जाता है। और उसके बाद से तो फिर इस हिसाब से ये सल्तनत शुरू होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तुगलक वंश का अंत हुआ, और उसके बाद सबसे कमज़ोर सल्तनत का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको हम सैयद डायनेस्टी कहते हैं। 1414 से लेकर के 1450 तक इसे सैयद सल्तनत के नाम से जानते हैं।
और अपने 37 साल के शासन में राज्य को मात्र 64 किलोमीटर ही वो बढ़ा पाया। इस वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। आलम शाह बहलोल लोदी के डर से गद्दी छोड़कर भाग गया। बहलोल लोदी के हाथों में इस तरह से सत्ता बिना लड़े ही उसको मिल गई। तो अब पहला अफगानी सल्तनत था। और फिर उसके बाद सिकंदर लोदी आता है। वो काबिल सुल्तान था, आगरा को अपनी राजधानी बनाया, काफ़ी अच्छा बदलाव लाने वाला सुल्तान था। लेकिन उसका बेटा सिकंदर लोदी बहुत ही घमंडी था, गुस्सैल सनकी था। अपने मंत्रियों के द्वारा भी नफरत किया जाता था। उसके मंत्री उससे घृणा करते थे और वो भी शक के आधार पर मंत्रियों का कत्ल कर देता था। तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान हुआ। इसके गवर्नर दौलत खान और चाचा अलाउद्दीन द्वारा बाबर को आमंत्रित किया गया। तो 1526 ईस्वी में फिर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें जो बहुत बड़ा सेना था सिकंदर इब्राहिम लोदी का, लेकिन इब्राहिम लोदी के सेना को बाबर के एक छोटे से सेना की टुकड़ी ने उसको परास्त किया और इस तरह से मुगल वंश का शासन प्रारंभ हुआ। यही लड़ाई था 1526 ईस्वी में, जिसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश का शासन प्रारंभ हुआ और लोदी वंश के शासन का अंत हुआ। तो इस तरह से जो हम दिल्ली को शहरों का जो शहर कहते हैं और इसमें कईयों का ग्लोरी और ग्रेव दफन हुआ, इस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए होड़ मचा हुआ था। तो पहले तोमर वंश और चौहान वंश का शासन था 736 से 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था 1175 से 1192 तक। और इस तरह से जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है 1191 में, तो उस युद्ध को कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। उसमें गोरी हार जाता है और भाग गया, किसी तरह बच करके भाग पाने में सफल हो पाता है। उसके बाद फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। और इस लड़ाई में जयचंद ने मदद किया था मोहम्मद गोरी का। बाद में वो मतलब जयचंद भी मारा जाता है और भारत में जो गोरी का आधिपत्य आ जाता है। गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने ममलूक वंश की स्थापना की थी, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना की थी, उसको शासन सौंप देता है अपने प्रतिनिधि के रूप में और अपने लौट जाता है। फिर गोरी की हत्या को सैनिकों के द्वारा 1206 ईस्वी में हो जाती है। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक औपचारिक रूप से शासन प्रारंभ करता है और स्लेव डायनेस्टी की नींव पड़ती है। और इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गोरी के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था, उसको लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। अनेक स्थल का स्मारक का निर्माण किया, जिसमें कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद उसका दामाद अल्तुतमस गद्दी पर बैठा। उसको सही मायने में दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ करने वाला शासक माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर उसने अपनी राजधानी लाहौर से वो दिल्ली लाया। चंगेज खान को रोकने में कामयाब रहा। आक्रमण में विश्वास नहीं करता था, लेकिन सुरक्षा में कोई ढील नहीं और प्रजा के भलाई के लिए ढेर सारे काम इंतजाम किए। उसके दरबार में 40 मंत्री बैठते थे और उनके सैनिक को रैंक के अनुसार तनख्वाह भी देता था। उसके बाद उसने अपने बेटे को, उसके विचार में उसके बेटे अयोग्य थे, तो उसने रजिया सुल्तान जो उसकी बेटी थी उसको अपना उत्तराधिकारी चुना और रजिया सुल्तान 4 ही वर्ष तक शासन कर सकी, जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और आखिरी महिला सुल्तान थी। उसका शासन सिर्फ 4 साल चला। उसके बाद उसके अयोग्य भाई मोइनुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा। इसके बाद दिल्ली की गद्दी अस्थिर रही। फिर 1266 में दिल्ली की गद्दी पर एक खतरनाक सुल्तान बैठता है, जिसका नाम है ख्यासुद्दीन बलबन। वो हर एक राज्य में जासूस नियुक्त करता था और शक्तिशाली सेना का संगठन किया और अपने आप को जिले इलाही मानता था। बलबन के मृत्यु के बाद उसका 17 साल का पोता मीनुद्दीन कैकाबाद गद्दी पर बैठता है, जो कमज़ोर और कायर था। फिर इसकी हत्या करके फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठता है, जो ताकतवर, आतंक उत्पन्न करने वाला और क्रूर शासक था। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी हत्या का आरोप मलिक कफूर पर था और उसके साथ उसका होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप भी था। लेकिन कुछ इतिहासकार के हिसाब से रहस्यमय बीमारी से उसकी